नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बड़े जोश व खरोश के साथ अपनी हुकूमत को अवामी हुकूमत या अवाम की बहबूदी हुकूमत में तब्दील कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अवाम का कोई तबका उनकी हुकूमत के शुरू करदा स्कीमात से या शुरू होने वाली स्कीमात से यानी मुस्तफ़ीद होता रहे और कोई महरूम ना रहे। तो बहरहाल कल एक इजलास होने वाला है, खुसूसी इजलास आला अहदेदारों का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 3 बजे मुकर्रर किया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कम से कम 4 नई स्कीमात पर अमलावरी के लिए इक़दामात किए जाने से मुताल्लिक़ फ़ैसले लिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे रेतु भरोसा स्कीम जो है किसानों के लिए, ज़रूरी मजदूरों के लिए और राशन कार्ड्स की इजराई से मुताल्लिक़ जो इक़दामात है वो भी इसमें मैं समझता हूँ कि शामिल है। और जैसा कि मैंने कहा है कि नई मजाद हमारे साथ हैं तो हम उनके पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पूरी तरह अपने कारकुनों को यानी पार्टी कारकुनों को, पार्टी अरकान असम्बली को, अरकान कानून साज काउंसिल को, यहाँ तक कि वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को ये हिदायत दे चुके हैं कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, आवाम के करीब पहुँचे, आवाम की बहबूद के लिए जो हुकूमत ने इक़दाम किए हैं उससे आवाम को वाकिफ़ करवाएं, क्योंकि अपोजिशन खासकर BRS और BJP उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उनकी हुकूमत के इक़दाम पर पर्दे डालने की कोशिश कर रही है। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि नईम मुजाहिद हमारे साथ हैं तो हम चलते हैं। तो नईम मुजाहिद साहब, आप ये बताइए कि कल 3 बजे चीफ मिनिस्टर ने आला अहदेदारों के साथ जो इजलास तलब किया है उसके क्या मकासद हैं? देखिए रियाज साहब, 13 से शायद चीफ मिनिस्टर बैरून मुबालिक के दौरे पे जा रहे हैं। जी जी, शायद 10 दिन का 8 था 10 दिन का उनका दौरा है जी। वहाँ पर बैरून मुबालिक में सरमायाकारों से मुलाकात करेंगे, तेलंगाना में सरमायाकारी की उन्हें तरगीब देंगे। उससे खबर चीफ मिनिस्टर कल सेक्रेटरीट में 3 बजे आला अहदेदारों का एक इजलास तलब किया है और बताया ये भी जा रहा है कि उस इजलास के ज़रिए चीफ मिनिस्टर तमाम अजला के कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस से या फिर टेली कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। जी जी। सुना यह जा रहा है कि कांग्रेस हुकूमत के 1 साल मुकम्मल हो गए हैं। 1 साल हुकूमत के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जो आवाम से वादे किए थे उन वादों में कितने वादों पर अमलावरी की गई और इसकी क्या नताइज हैं, अवाम इन स्कीमात से फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं, इसका जायज़ा लिया जाएगा। और साथ ही नई स्कीमात, जैसा आपने 3 स्कीमात का तज़किरा किया है, मज़ीद और एक को जो स्कीम हो सकती है, इन स्कीमात की अमलावरी के लिए भी हिकमत अमली, मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार की जा सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने रैतु बंधु स्कीम और साथ ही साथ जिन ज़राई मज़दूरों के पास अराज़ी नहीं है उन्हें भी 12,000 सालाना रुपये मुआवजा देने का एक फ़ैसला कर चुकी है, उसके पर होगा। और इंदिरा हाउसिंग, अच्छा जी 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 जी, इंदिरा हाउसिंग का जो है बताया जा रहा है कि 26 जनवरी से 4 स्कीमात पर अमलावरी हो सकती है, उसकी हिकमत अमली का जायज़ा लिया जा रहा है। इसमें इंदिरा हाउसिंग है, नए राशन कार्ड है, रैतु भरोसा है और एक ज़राई मजदूरों का है। ज़राई मजदूरों के लिए ये 4 ऐसी स्कीमात है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में इन वादों को पूरा करने का वादा किया। रियाज साहब, आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने पहले साल किसानों के 21,000 करोड़ रुपये तक कर्ज माफ़ किए। जी जी। इसके अलावा 500 रुपये गैस पे सब्सिडी पे हमलावरी हो रही है और 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी पे हमलावरी हो रही है। ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई है। इस तरह से मुख्तलिफ स्कीमात पर पहले साल हमलावरी की गई, जो इंतखाबी मंशूर में वादे उस पर हमलावरी की गई और उस पर ढेर सारा पैसा भी खर्च किया गया। आपको बताऊं, जब कांग्रेस को हुकूमत मिली थी तब रियासत पर 7 लाख करोड़ का खर्च था। उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि खुसूसी हिकमत अमली तैयार करते हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत चीफ मिनिस्टर ने अखराजात को कम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पहले साल जो आवाम से वादे किए गए थे उनको पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये साल
जिस तरह से केसरों के खर्च माफ़ करना था, 21,000 करोड़ के खर्च थे, वो पूरे माफ़ हो चुके हैं। अब ये साल वो हुकूमत पर बोझ नहीं रहेगा। उसके जो फंड्स बचेंगे, आमदनी के जो फंड्स बचेंगे, उन फंड्स को दूसरी स्कीमात पर अमलावरी के लिए गौर किया जाएगा। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बारीक चावल, राशन साहब से बारीक चावल भी देने की भी स्कीम पर गौर किया जा रहा है। उसके ताल्लुक से भी कल हिकमत अमली तैयार की जाएगी, गौर की जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो वादे गुज़िश्ता साल किए हैं, ये साल नए कुछ मज़ीद वादे को पूरा किया जाए। उसके लिए बजट कैसा रहेगा, कितना खर्च लेना पड़ेगा, हुकूमत की आमदनी क्या है, आमदनी के ज़राए में इजाफा करने के लिए क्या इक़दाम किया जाना चाहिए, इन तमाम मौज़ूआत पर कल गुफ्तगू होने के इम्कानात हैं। जी, बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक खबरों का सवाल है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि रियासत तेलंगाना की जो सियासत है उसमें हलचल मची हुई है और उसकी वजह KTR हैं। KTR के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह KTR के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो से लेकर ED ने मुकदमा दर्ज किया है फार्मूला ई स्कैम का। ये कहा जाता है कि तकरीबन 48 करोड़ का ये स्कैम है और इस स्कैम में KTR की गिरफ्तारी के इशारे भी दिए जा रहे हैं और हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिन KTR के लिए बहुत ही बुरे दिन साबित होंगे या ख़राब दिन साबित होंगे। मिसाल के तौर पर आज पूछताछ के लिए KTR को तलब किया गया था। सुबह वो हैदराबाद में वाक़ ACB के दफ्तर पहुंचे और उनके साथ एक वकील को रहने की भी इजाज़त दी गई थी, यानी उनके हमरा जाने की इजाज़त दी गई थी। ताहम आपको बता दूँ कि वकील को पर अदालत ने ये शर्त आयद की थी कि वो ज़रूर KTR के साथ जाएंगे और एक दूर बैठे या कुछ फासले से उस कार्रवाई का मुशाहिदा करेंगे, लेकिन पूछताछ के दौरान किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। और 3 वकला हैं KTR के और KTR के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन वकला में से अदालत ने एक नाम पेश किया था, यानी KTR के लोगों ने, और अदालत ने उस नाम को कबूल किया। वकील रामचंद्रन राव का है। तो रामचंद्र राव वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने दूर से इस पूछताछ का मुशाहिदा किया। तो आप ये बताइए कि 6 जनवरी को ACB पे वहाँ पर उन्होंने हाज़िरी दी थी, लेकिन दफ्तर में दाखिल नहीं होते क्योंकि वकीलों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। देखिए, KTR की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि फार्मूला ई के रेसिंग में कोई गलती नहीं हुई, कोई बदवानी नहीं हुई, 1 रुपये का भी हेरा फेरी नहीं हुई। वो कहते हैं कि हमें पुलिस अरेस्ट कर रही थी तो कर लें, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही ACB की जानिब से KTR के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया, उस वक्त असम्बली का सरमाई सेशन जारी था। पूरे 1 दिन तक BRS कारकुन असम्बली ने एहतजाज किया, धरना किया कि इस पर मुबाहिस का मौका फराहम करना चाहिए। उसके बाद जैसे ही ये केस जब बुक हुआ था KCR के ख़िलाफ़, तो उससे पहले हुकूमत ने ACB ने गवर्नर को ये फाइल रवाना की थी मंजूरी के लिए, कार्रवाई की मंजूरी के लिए। गवर्नर ने तकरीबन 28-30 दिन तक फ़ाइल का जायज़ा लिया, क़ानूनी मशवरत की। इसके बाद KTR से पूछताछ करने की इजाज़त दी, जिसके बाद ACB ने मुकदमा दर्ज किया। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि KTR जब पूछताछ के लिए ACB के दफ्तर जा रहे थे, उसके पहले उन्होंने एक सहाफ़ियों से बातचीत की और वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैं इससे बेकसूर हूँ, मैंने कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया और कांग्रेस कायदीन मुझे बदनाम कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि वो इस हालात का डट कर मुकाबला करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अब BRS में इतनी ताकत बाकी रही कि वो कांग्रेस का मुकाबला करेगी? देखिए, कल जब दिसंबर के आखिर में KTR ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा था कि गुज़िश्ता साल दिसंबर ये साल हमारे लिए कुछ ठीक नहीं था, हम उम्मीद करते हैं आइंदा आने वाला साल हमारे लिए ठीक रहेगा। जैसे ही गवर्नर की मंजूरी मिली, KTR के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, KTR हाई कोर्ट से रुजू हुए। उन्होंने क्वाश पिटीशन दाखिल किया था कि इस केस को मुस्तरद कर दिया जाए, कालेदम करार दिया जाए। लेकिन 2-3 राउंड की सुनवाई के बाद अदालत ने इस फैसले को महफूज कर दिया था। इस दौरान ACB ने 6 जनवरी को KTR को तलब किया था, लेकिन KTR जब वकीला के साथ पहुंचे तो ACB के अहदेदारों या पुलिस ने उन्हें अदालत वकील के साथ जाने की इजाज़त नहीं दी। वहाँ पर बड़ा ड्रामा हुआ, हंगामारी हुई। उसके बाद वो वापस हो गया और ये कहा कि मैं आया था लेकिन मुझे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। फिर उन्होंने जो दूसरे दिन अदालत का फैसला आ गया, क्वाश पिटीशन को जो था वो उसको कालेदम करार दिया अदालत ने और ये कहा कि जब तक फैसला नहीं आता KTR को गिरफ्तार करने की जो शर्त रखी गई थी वो भी हटा दी गई। इसके बाद फिर दोबारा आज KTR ACB से रुजू हुए। मशरूत, जैसा आपने कहा कि हाई कोर्ट ने मशरूत मंजूरी दी थी, उनके साथ वकील जाएगा,
लेकिन कहीं दूर बैठ के आईने में से देखेगा, मुशाहिदा करेगा खाली। मुशाहिदा करेगा, या फिर सीसीटीवी में देखेगा। पूछताछ के दौरान कोई मदाखलत नहीं करेगा और ना ही ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इस तरह के देने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो जब वहाँ पर केटीआर को एक बड़ा झटका लगा था। फौरी केटीआर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट रुजू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी फौरी इनकी दरख्वास्त को कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ पे भी क्वॉश पिटीशन दाखिल किया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि हम 15 जनवरी को इस पर सुनवाई करेंगे। इसके बाद केटीआर ने आज सामना किया। तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ हुई। बाद में वो मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एसीबी अहदेदारों के पास मुझसे सवाल करने के लिए कोई सवालात नहीं थे। रेवंत रेड्डी ने जो 4-5 सवालात लिख के दिए थे, उसको 40 तरीक़ों से मुझसे सवालात किए गए। मैंने तमाम सवालात के जवाब दिए हैं और उससे मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ। इस तरह का उन्होंने बयान दिया। और साथ में ये भी कहा कि जब भी एसीबी दोबारा मुझे बातचीत करने के बुलाएगी, पूछताछ करने के लिए बुलाएगी, तो मैं हाजिर हूँगा। बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान हो या फिर आप देखेंगे मुख्तलिफ हमारी रियासतें, हिंदुस्तान की रियासतें हों, ख़ासतौर पर तेलंगाना में भी अगर कत्ल की कोई वारदात पेश आती है या हादसा का कोई वाक़या पेश आता है, तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि लोग गैर इंसानी रवैया अपनाते हुए उसकी फिल्मबंदी करने लगते हैं, या फिर आप देखेंगे कि यानी कि अपने कैमरे पे, यानी आप मोबाइल कैमरे में तस्वीर को कैद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही वाक़यात हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर पेश आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर कहीं एक हादसे का शिकार और कोई लोग हो जाते हैं, वो तड़पते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं, तो वहाँ मदद करने की बजाय कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फौरी उस मुकाम की या हादसे की मंजर कशी कर लेते हैं, या फिर अपने उस मनाजिर को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं, जबकि उन्हें चाहिए कि वो जो ज़ख्मी पड़े हैं, जो हादसे का शिकार हुए हैं, उनकी मदद करें। मिसाल के तौर पर कई ऐसे वाक़यात हिंदुस्तान में देखने में आए जहाँ पर कातिल जो हैं वो या हमलावर जो हैं वो किसी शख्स का पीछा कर रहे हैं, किसी खातून का पीछा कर रहे हैं और उसको चाकू घोंप कर कत्ल कर रहे हैं, लेकिन किसी में इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो आगे बढ़कर उस खातून को, उस मर्द को बचा सके। उल्टे ये लोग खाली सिर्फ आप देखेंगे कि अपना मोबाइल कैमरा निकालते हैं और उसके साथ ऐसा लगता है कि शूटिंग शुरू हो जाती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मुंबई के यानी महाराष्ट्र के पूना में एक वाक़या पेश आया, जहाँ पर पूना की यरवड़ा में वाक़े एक बीपीओ कंपनी है, वहाँ पर काम करने वाले एक शख्स ने अपनी ही साथी खातून को, जिसकी उम्र 28 साल बताई जाती है, चाकू घोंप कर हलाक कर दिया। वजह ये थी कि एक शख्स ने उसके कुछ कर्ज दिया था और एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा उस खातून ने इस शख्स से, जो अकाउंटेंट बताया जाता है, उससे कर्ज हासिल किया था और ये बहाना बनाते हुए कि मेरे वालिद बीमार हैं और उनके इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है, एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा। और जब इसने तकाजा किया कि वह रकम वापस की जाए तो उसने कहा कि मेरे बाप बीमार हैं, मैं बाद में दूँगी। लेकिन जब ये जाकर बाप से मुलाकात करता है तो बाप बिल्कुल सेहतमंद होता है, इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बरहम हो जाता है और अपने आपे से बाहर होकर वो अपने ऑफिस के जो पार्किंग लॉट है वहाँ पर खातून को चाकू घोंप कर कत्ल कर देता है। और शर्म की बात यह है नहीं मजा साहब कि वहाँ पर लोग मौजूद थे, किसी ने भी उस खातून को बचाने की कोशिश नहीं की। तो ये जो गैर इंसानी सलूक है, यानी क्या इससे अंदाज़ा नहीं होता कि लोगों में इंसानियत मर गई है? देखिए, जब से सोशल मीडिया आम हो गया है, हाँ, उसके बाद से लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है। अब स्मार्टफोन आने के बाद कैमरे की अहमियत ख़त्म हो गई, घड़ी की अहमियत ख़त्म हो गई, बिल्कुल, कैलकुलेटर की अहमियत ख़त्म हो गई। जी जी। तो तमाम चीज़ें एक फ़ोन में आ गई। तो ये फ़ोन जितना अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया सकता है, उससे ज़्यादा ख़राब कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए, अब गूगल ले लीजिए या फिर कोई और सर्च इंजन ले लीजिए, सोशल मीडिया के सर्च प्लेटफॉर्म्स पे ले आके देख लीजिए, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप में तरक्की करने के लिए, एजुकेशन में करने के लिए, या फिर तहकीकात करने के लिए, सर्वे करने में, या फिर आपको नई मालूमात हासिल करने में कारगर साबित हो सकती हैं। लेकिन उसका बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं उसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तफरीही कामों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और लाइक और शेयर करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लोगों को ये लगने लगा है कि अगर कोई ऐसी चीज़, जिस तरह से आपने ये जो वाक़या पेश किया है, इंतहाई तशवीश की बात है, गैर इंसानी सलूक है। अगर कोई किसी पे हमला कर रहा है तो लोगों को उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए। अगर आपके पहुंचने तक हमला हो भी गया है तो उसको, मरीज़ को या फिर जो मुतासरा है उसको दवाखाने को पहुंचाने की कोशिश करनी, उसकी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लोग अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने, अपने लाइक और
शेयर्स को बढ़ाने के लिए उसकी मंजर कशी कर रहे हैं और उसको सोशल मीडिया पे पेश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये खतरनाक रुझान है। बहुत बुरी बात है। और इसमें आप देखेंगे कि 30 साल का जो है नौजवान है, वो अकाउंटेंट है, कृष्णा कन्नौज उसका नाम कन्नौजा उसका नाम बताया गया है। उसने शोभड़ा कोडारे को चाकू मारी है। तो ये इस तरह के जो वाक़यात होते हैं बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। आवाम हो, ख़ासतौर पर जो पब्लिक है, पब्लिक का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए मुदाखलत करे। अगर कोई किसी पर हमला कर रहा है तो उसे बचाए। और कत्ल के बाद अगर आप किसी को पकड़ के पुलिस के हवाले करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि आप जान बचा सकते थे। आपके हाथों में मोबाइल फ़ोन रहे हैं, कैमरे से उसको कैद कर रहे हैं, तो ये कोई अहमियत वाली बात नहीं होती है। ये कोई इंसानियत वाली बात नहीं होती। इंसानियत तो तब होती है जब आप किसी इंसान की जान बचाए। और दीन इस्लाम ने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि एक इंसान का कत्ल जो है वो सारी इंसानियत का कत्ल होता है। तो इंसान चाहे किसी मज़हब का ताल्लुक क्यों ना रखता हो, उससे बचाना चाहिए। बिल्कुल, हर एक की जिम्मेदारी यही है कि वो मजदूरों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। लेकिन आजकल जो हो गया है, ये इस तरह के काम फैशन बन गए हैं। जी जी। और लोग अपने शौक़ को, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने मनफी पहलुओं को उजागर किया जा रहा है, लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर कोई मुस्बित पहलू पेश किया जा रहा है तो उसको बहुत कम लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं। ये भी एक नया रुझान शुरू होगा। बहरहाल नाज़रीन, हम आपके लिए चलते हैं दिल्ली में क्या हो रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है, गाली गलौज का सिलसिला भी जारी है, नायशास्ते अल्फाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं और ख़वातीन का एहतराम बाला ताख़ रखते हुए अजीब व गरीब बकवास की जा रही है। बल्कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार भौंकने लगे हैं। मिसाल के तौर पर बिधूरी आप देखेंगे कि रमेश बिधूरी ने क्या किया, किस तरह चीफ मिनिस्टर आतिशी के खिलाफ बकवास की, किस तरह प्रियंका गांधी के गालों का उन्होंने हवाला देते हुए ख़वातीन की यानी बेइज्जती की है, तो तौहीन की है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि 5 फरवरी को वहाँ राय दे होने वाली है 70 असेंबली नशस्तों के लिए और 8 फरवरी को नताइज का ऐलान किया जाने वाला है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर 3 M यानी बहुत अहमियत के हामिल है। एक तो महिला, दूसरा मुस्लिम्स और तीसरा है मिडिल क्लास। अब ये जो तीनों की जिस पार्टी की तरफ जाएंगे वो पार्टी इक़्तिदार में आएगी। वैसे भी आपको बता दूं कि तकरीबन 30 बरसों से बीजेपी वहाँ इक़्तिदार से महरूम है, जबकि 10 बरसों से यानी मुसलसिल 2 मरतबा आम आदमी पार्टी कायम हो चुकी है, यानी हुकूमत कायम कर चुकी है और हुकूमत में है, और तीसरी मरतबा वो चाहती है यानी हैट्रिक करना चाहती है। ऐसे में यानी जो हालात या आसार व क़राइन जो बता रहे हैं वो यही है कि इस मरतबा आम आदमी पार्टी के लिए हुकूमत बरकरार रखना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बीजेपी के बारे में अपोजिशन कायदीन ये कहने लगे हैं कि वो यानी हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह का खेल खेला गया उसी तरह का खेल दिल्ली में खेला जाएगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कांग्रेस ये चाहती है कि पूरी तरह इन दोनों के जो इख्तलाफात शिद्दत यानी इख्तियार कर गए हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के, एक दूसरे को जिस तरह ये गाली गलौज कर रहे हैं, जिस तरह इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है, ऐसे में कांग्रेस राय दहिंदों से रब पैदा करते हुए यानी इख्तिदार हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि उसके इम्कानात को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुकसान पहुंचा सकती है, खासतौर पर सेक्युलर वोटों को। और आपको ये बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि MIM दिल्ली से मुस्लिम अक्सरती इलाकों में कम अज़ कम 10 से 12 जो हैं नशस्तों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहती है। वैसे भी उसने 2 उम्मीदवारों के नामों का तो ऐलान कर दिया है जिसमें ताहिर हुसैन मुस्तफ़ाबाद से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो नहीं वजह साहब आप ये बताइए कि जुमला 70 नशस्तें वहाँ पर है, तीसरी मरतबा आम आदमी पार्टी कामयाब होना चाहती है, जबकि बीजेपी 30 बरसों से इक़्तिदार से महरूम है, तलमरा रही है, तड़प रही है, चिल्ला रही है। अब वो क्या करेगी? क्या मजलिस को मुकाबला नहीं करना चाहिए? जी जी, आपसे मेरा सवाल है। नहीं, हर किसी को करना चाहिए, मजलिस को ही नहीं। आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि क्या सेक्युलर वोट वहाँ तकसीम होंगे? या आप बताइए, क्या हरियाणा में मजलिस ने मुकाबला किया था? जी, फिर वहाँ पर बीजेपी कैसा आई? तो क्या है, अपोजिशन कायदीन ये कह रहे हैं ना कि वहाँ पर गेम खेला गया है। ये देखिए, हर सियासी जमात को अपने पार्टी की अहमियत को उजागर करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए, नेशनल पार्टी का रुतबा हासिल करने के लिए मुकाबला करते हैं। मजलिस भी मुकाबला कर रही है। मजलिस के जब भी जहाँ पर भी मजलिस मुकाबला करती है, ये कहा जाता है कि मजलिस वोट कटाओ पार्टी है वगैरह। तो आप ये बताइए कि क्या हमने देखा कि दिल्ली में जो इससे पहले के इंतखाबात हुए थे तब NRC वगैरह का मसला भी बड़े उरूज पर था,
एहतजाज हुआ, बड़े मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई, फसादात हुए, क्या वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों की मदद की है? आम आदमी पार्टी की बात कर रहे आम हैं आदमी की जी, बात जी, कर रहा हाँ हूँ। आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों की मदद की है? जी। हरगिज़ नहीं की है। क्या जो लोग एहतजाज कर रहे थे वहाँ पर जाके और कभी वहाँ के जो उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने मुलाकात की है उनसे, ख़वातीन से, या फिर जो प्रोटेस्ट करने वाले तुलबा हैं उनसे मुलाकात की जी। है? कभी नहीं की है। तो क्यों ना मुसलमान एक नुमाइंदा हो जाना चाहिए, अपना नुमाइंदा को चुन के आना चाहिए। यकीनन आम आदमी पार्टी मुसलमानों को भी टिकट दे रही, नहीं दे रही, बल्कि नहीं बताना को, जब मुसीबत की वक्त आता है तब वो साथ नहीं खड़ी हो रही है। तो क्या अगर वहाँ पर मजलिस जा रही है तो कोई जुल्म कर रही है? तो क्या आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ मुंतकिल होगा? आप ये बताइए, हमने देखा था कि गुज़श्ता इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 10 या 15 असम्बली हल्कों से की महरूम होने की वजह से इक़्तिदार से महरूम हो गई थी। इस मरतबा ये समझा जा रहा था कि इस मरतबा गुजरात में कांग्रेस को इक़्तिदार आएगा, लेकिन वहाँ पर किससे नुकसान पहुँचा? आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है। आम आदमी को मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी को थोड़े बहुत फीसद वोट मिले हैं जी, बहुत कम नहीं वोट मिले हैं लेकिन जीते नहीं जीते। हाँ, लेकिन कांग्रेस को तो नुकसान होगा, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ऐसा नुकसान हुआ है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर कभी थी नहीं, इस तरह से नुकसान हुआ है। अब आप देख लिए पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत थी, क्या आम आदमी पार्टी ने वहाँ मुकाबला नहीं किया? क्या कांग्रेस का इख्तियार छीन नहीं लिया? जब कांग्रेस पार्टी से इख्तियार आम आदमी पार्टी छीन सकती है तो क्यों कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मुकाबला नहीं कर सकती? हरियाणा में कांग्रेस के जीतने के पूरे चांसेस थे, तमाम सर्वे यही बता रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मुकाबला करते हुए कांग्रेस का काम बिगाड़ दिया है। अब ये कह रही है कि कोई कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मिली हुई है, अरविंद केजरीवाल, मुकाबला नहीं करना चाहिए। जब आपका पैदा भी नहीं हुए थे तब से कांग्रेस पार्टी है, और आपसे पहले 15 साल तक शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर रह चुकी है वहाँ की, और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से सेकुलर वोटों को नुकसान होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा। रो रहे हैं आप, आंसू बहा रहे हैं, इससे होने वाला कुछ भी नहीं है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से शराब स्कैम में आम आदमी का पार्टी का इमेज मुतासिर हुआ है, वो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसानदार है। बहरहाल अब ऐसा लगता है कि दिल्ली में हालात बीजेपी के मौफिक हो गए हैं और आम आदमी पार्टी को शिकस्त भी हो सकती है, इसलिए कि आम आदमी पार्टी के बारे में यही कहा जा रहा है कि उसने अक़लियतों के साथ भी नाइंसाफ़ी की है। ख़ासतौर पर आप देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस दाखिल हो जाती है, तलबा से मारपीट करती है, उन्हें शदीद ज़ख्मी कर देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो सरबराह हैं, उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी आवाज़ नहीं आती है और ना ही वो जाकर उन तलबा से मिलते हैं, उनकी यानी दिलजोई करते हैं। फिर आप देखेंगे शाहीन बाग का वाक़या पेश आता है, सारी दुनिया में शाहीन बाग एहतजाज मंजर-ए-आम पर आ जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को उसकी फिक्र नहीं होती। 2020 में आप देखेंगे कि किस तरह दिल्ली जल गई थी, दिल्ली लुट गई थी और मुसलमानों को जानी व माली नुकसान हुआ था। उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने कोई हमदर्दी का मुजाहरा नहीं किया था। तो अब ऐसा लगता है कि इस मरतबा मुसलमान जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बजाय कांग्रेस की तरफ पलट सकते हैं और ऐसे में कांग्रेस अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आप चलते हैं और आपको बता दें कि तिरुपति में भगदड़ मच गई थी, जिसमें कम से कम 6 लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए और 6 अकीदतमंदों के जो ख़ानदान है फी कर्स 25 लाख रुपए देने का चंद्राबाबू नायडू ने ऐलान किया है। देखिए, बड़ा अफसोस का मुकाम है। जी, वो हिंदुओं का मजहबी मुकाम है। जी हाँ, बहुत लोग उसकी एहतराम करते हैं। टिकट के लाइन में शायद कुछ भगदड़ मच गई थी, जिसकी वजह से कल 6 लोगों का इंतकाल हुआ है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू फौरी वहाँ पर पहुँचे हैं। जी। अस्पताल का उन्होंने दौरा किया है जी। और जो ज़ख्मी हैं उनसे मुलाकात की है। बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया है। जो इंतज़ाम थे उस पर उन्होंने बरहमी का भी इज़हार किया है और कहा कि आइंदा से ऐसे इंतज़ाम किया जाए कि भगदड़ होने के कोई इम्कानात नहीं पाए जाएँ। जी। ये हादसा है, लेकिन अफसोस का इज़हार किया सकता है। बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अफसोस का इज़हार किया है। हो सकता है मरकज़ की जानिब से भी कोई इस गिरश का ऐलान किया। 1-2 लाख रुपए दे दिए जाते हैं वहाँ पर रस्मी कार्रवाई के तौर पे। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।